हम आगे देखते हैं। लोक प्रशासन को आप लोग लिखते रहें, नोट करते रहें। लोक प्रशासन को एक विकल्प की खोज करनी पड़े। यह विकल्प था प्रशासनिक विज्ञान। इंग्लिश में इसे कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस। एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस। लोक प्रशासन व्यापार प्रबंध, व्यापार प्रबंध अर्थात बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन आदि शास्त्र मिलकर प्रशासनिक विज्ञान की नींव डाल रहे थे। प्रशासनिक विज्ञान की नींव डाल रहे थे। इसका विचार था कि प्रशासन तो इसका विचार था कि प्रशासन तो प्रशासन ही है। प्रशासन तो प्रशासन ही है, चाहे मिलों में हो या सरकारी दफ्तरों में। चाहे मिलों में हो या सरकारी दफ्तरों में। 1956 में एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस 1956 में एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस यानी प्रशासनिक विज्ञान, एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस क्वार्टरली नामक पत्रिका का प्रकाशन हुआ। नामक पत्रिका का प्रकाशन हुआ। इस विकल्प में भी लोक प्रशासन को अपने निजी सुरों को त्यागना पड़ा। लोक प्रशासन को अपने निजी सुरों को त्यागना पड़ा। बहुतों को यह आकृता था, बहुतों को ये आकृता था। इसी चरण में नवीन लोक प्रशासन की इसी चरण में नवीन लोक प्रशासन की विचारधारा पनपने लगी। इसकी विचारधारा पनपने लगी। फ्रेडरिक्स ये बहुत बड़े विद्वान थे के प्रतिमानों ने लोक प्रशासन को संबल प्रदान किया। ये प्रतिमानों ने लोक प्रशासन को संबल प्रदान किया। ठीक है फ्रेंड्स, यहां तक आपको ये बात समझ में आ गई होगी
आप लोग ये ध्यान रखिए, RS मेंस रिटर्न एग्जाम है, आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में, इसलिए आप लोग समझते हुए लिखते रहे, नोट करते रहे। हमने ये देखा, लोक प्रशासन को एक विकल्प की खोज करनी पड़ी। यह विकल्प था प्रशासनिक विज्ञान, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस। लोक प्रशासन, व्यापार प्रबंध, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन आदि शास्त्र मिलकर प्रशासनिक विज्ञान को नींव डाल रहे थे। इसका विचार था कि प्रशासन तो प्रशासन ही है, चाहे मिलों में हो या सरकारी दफ्तरों में हो। 1956 में एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस क्वार्टरली नामक पत्रिका का प्रकाशन हुआ। इस विकल्प में भी लोक प्रशासन को अपने निजी स्वरूप को त्यागना पड़ा। बहुतों को यह आकृता था। इसी चरण में नवीन लोक प्रशासन की विचारधारा पनपने लगी। फ्रेडरिक्स, जो कि एक बहुत बड़े विद्वान थे, के प्रतिमानों ने लोक प्रशासन को संबल प्रदान किया। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। ये आपका चतुर्थ चरण यहाँ समाप्त होता है। अब हम पंचम चरण देखेंगे, पांचवा चरण। ठीक है दोस्तों, अब हम पांचवा चरण देखते हैं, पंचम चरण। यानी फिफ्थ स्टेज, FIFTH, फिफ्थ स्टेज। पांचवा चरण में क्या है, ये कहां से कहां तक था? 1971 से 1991 तक। यह था अंतर्विषयी एवं परिपक्वता का काल। अंतर्विषय एवं परिपक्वता का काल। इसमें हम देखते हैं चतुर्थ चरण ने लोक प्रशासन को हिला दिया था। लोक प्रशासन को हिला दिया था, जो अंततः एक वरदान ही सिद्ध हुआ। जो अंततः एक वरदान ही सिद्ध हुआ था, सिद्ध हुआ। चुनौतियों में मनुष्य महान होता है। चुनौतियों में मनुष्य महान होता है। शास्त्र भी ऊंचे उठते हैं। शास्त्र भी ऊंचे उठते हैं। यही लोक प्रशासन में हुआ। यही लोक प्रशासन में हुआ। इसकी सर्वांगीण उन्नति हुई। इसकी सर्वांगीण उन्नति हुई। अनेक शास्त्रों के विज्ञान, अनेक शास्त्रों के विज्ञान लोक प्रशासन के क्षेत्र में आ गए। लोक प्रशासन के क्षेत्र में आ गए तथा इसकी सेवा करने लगे। तथा इसकी सेवा करने लगे। आप लोग नोट करते रहे, लिखते रहे। अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी आदि शास्त्रों के विज्ञान, आदि शास्त्रों के विज्ञान इस विषय में रुचि लेने लगे।
इस विषय में प्रोजेक्ट लेने लगे। राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी तो राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी तो सदैव में ही लोक प्रशासन सदैव में ही लोक प्रशासन में रुचि लेते रहे हैं। मैं सोचे लेते रहे हैं। इन सबके प्रयत्नों के फलस्वरूप लोक प्रशासन अंतर्विषयी अर्थात इंटरडिसिप्लिनरी, इसको कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी, बन गया। समाजशास्त्रों में यदि कोई सबसे अधिक अंतर्विषयी, समाजशास्त्रों में यदि कोई सबसे अधिक अंतर्विषयी है तो वह लोक प्रशासन ही है तो वह लोक प्रशासन ही है। ठीक है दोस्तों, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। जो हमारा पांचवें चरण है, पंचम चरण, फिफ्थ स्टेज, इसका जो टाइमिंग रहा है 1971 से 1991 के बीच में, ये क्या था? अंतर्विषयी एवं परिपक्वता का काल। इसमें हम ये देखते हैं आगे कि चतुर्थ चरण ने लोक प्रशासन को हिला दिया था, जो अंततः एक वरदान ही सिद्ध हुआ। चुनौतियों में मनुष्य मान होता है, शास्त्र भी ऊंचे उठते हैं, यही लोक प्रशासन में हुआ। इसकी सर्वांगीण उन्नति हुई। अनेक शास्त्रों के विज्ञान लोक प्रशासन के क्षेत्र में आ गए तथा इसकी सेवा करने लगे। अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स, मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, समाजशास्त्र सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी आदि शास्त्रों के विज्ञान इस विषय में रुचि रहने लगे। राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी तो सदैव से ही लोक प्रशासन में रुचि लेते रहे हैं। इन सबके प्रयत्नों के फलस्वरूप लोक प्रशासन अंतर्विषयी अर्थात इंटरडिसिप्लिनरी बन गया। समाजशास्त्रों में यानी सोशियोलॉजी में यदि कोई सबसे अधिक अंतर्विषयी है तो वह लोक प्रशासन ही है, यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ही सबसे अधिक अंतर्विषयी है। बस दोस्तों, आज इस टॉपिक को मैं यही समाप्त करता हूं। ऑल द बेस्ट। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल A+ IAS अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं युगल किशोर आज आपको RS मेंस का जो थर्ड पेपर है, GS थर्ड, उसमें जो सेकंड यूनिट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें हम टॉपिक लेंगे आज एक विषय के रूप में लोक प्रशासन का विकास। एक विषय के रूप में लोक प्रशासन का विकास, ये पहले भी चला था, उसमें विभिन्न चरण हमने देखे थे। आज हम थर्ड चरण वापस देखेंगे, जिसका कुछ पार्ट बाकी रह गया वो मैं आपको ये बताऊंगा। एक विषय के रूप में लोक प्रशासन का विकास। इसका जो थर्ड चरण है, एक विषय के रूप में लोक प्रशासन का विकास, इसका जो थर्ड चरण है उसका कुछ पार्ट बाकी रह गया है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो आप लोग नोट करें। 1947 में
रॉबर्ट डेल, जो कि एक बहुत बड़े विद्वान थे, ने अपने एक लेख में सिद्ध किया कि लोक प्रशासन विज्ञान नहीं है। लोक प्रशासन विज्ञान नहीं है, ये उन्होंने कहा था रॉबर्ट डेल ने, जो एक बहुत बड़े विद्वान थे। इस लेख का शीर्षक था, इस लेख का शीर्षक था द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी हिंदी में हो गया लोक प्रशासन का विज्ञान। लोक प्रशासन का विज्ञान। उन्होंने ये भी बताया कि लोक प्रशासन की सिद्धांत की खोज में 3 बाधाओं का सामना किया। 3 बाधाओं का सामना करना पड़ता है। सर्वप्रथम, विज्ञान मूल्य शून्य होता है। विज्ञान मूल्य शून्य होता है, जबकि प्रशासन में मूल्यों का बाहुल्य है। ठीक है दोस्तों, ये बात आपके समझ में आ गई होगी। एक विषय के रूप में लोक प्रशासन का विकास, ये हमारा टॉपिक चल रहा है। इसमें ये 3rd चरण है, 3rd स्टेज। उसका आगे का पार्ट है कि 1947 में रॉबर्ट डेल, जो कि एक बहुत बड़े विद्वान थे, ने अपने एक लेख में सिद्ध किया कि लोक प्रशासन विज्ञान नहीं है। इस लेख का शीर्षक था द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अर्थात लोक प्रशासन का विज्ञान। उन्होंने ये भी बताया कि लोक प्रशासन की सिद्धांत की खोज में 3 बाधाओं का सामना करना पड़ता है। सर्वप्रथम, विज्ञान मूल्य शून्य होता है, जबकि प्रशासन में मूल्यों का बाहुल्य है। अब हम आगे देखेंगे नेक्स्ट। दूसरी बाधा यह है कि मनुष्यों के व्यक्तित्व, मनुष्यों के व्यक्तित्व अलग अलग होते हैं। जिससे प्रशासन की कार्यों में विभिन्नता आ जाती है। लोक प्रशासन के विज्ञान होने के मार्ग में तीसरी बाधा है कि सामाजिक ढांचा, जिसके अंतर्गत
लोक प्रशासन अपने को पाता है। रॉबर्ट डहल के इस लेख एवं विचार लोक प्रशासन को एक स्वतंत्र विज्ञान मानने के प्रयासों को ठेस लगी। इस समय जर्मन समाजशास्त्री मैक्स वेबर, जो कि बहुत बड़े विद्वान थे, के साहित्य का अंग्रेजी में अनुवाद हुआ। तथा सत्ता नौकरशाही और आदर्श प्रारूप के संबंध में वेबर के विचारों ने शैक्षिक जगत में उथल पुथल मचा दी। शैक्षिक जगत में उथल पुथल मचा दी। ठीक है दोस्तों, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आरएस मेंस से एग्जाम, रिटन एग्जाम है, आप लोग समझते हुए लिखते रहे, आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में। तो ये देखते हैं अपन आगे। दूसरी बात यह है कि मनुष्यों के व्यक्तित्व अलग अलग होते हैं, जिससे प्रशासन के कार्यों में विभिन्नता आ जाती है। लोक प्रशासन के विज्ञान होने के मार्ग में तीसरी बाधा यह है कि सामाजिक ढांचा, जिसके अंतर्गत लोक प्रशासन अपने को पाता है। रॉबर्ट डेल, जो कि एक बहुत बड़े विद्वान थे, उन्होंने ये कहा कि इस लेख एवं विचार से लोक प्रशासन को एक स्वतंत्र विज्ञान मानने के प्रयासों को ठेस लगी। आगे हम देखते हैं। इस समय जर्मन समाजशास्त्री मैक्स वेबर, वो भी एक बहुत बड़े विद्वान थे, उन्होंने कहा कि साहित्य का अंग्रेजी में अनुवाद हुआ तथा सत्ता, नौकरशाही और आदर्श प्रारूप के संबंध में वेबर के विचारों ने शैक्षिक जगत में उथल पुथल मचा दी। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। लेकिन लोक प्रशासन के समक्ष उपस्थित लोक प्रशासन के समक्ष उपस्थित चुनौतियां बढ़ती चली गई। चुनौतियां बढ़ती चली गई। हॉथॉर्न प्रयोगों के पश्चात हॉथॉर्न प्रयोगों के पश्चात लोकप्रिय हुई मानव संबंध विचारधारा। मानव संबंध विचारधारा में भी लोक प्रशासन के परंपरागत दृष्टिकोण को लोक
प्रशासन के परंपरागत दृष्टिकोण को ध्वस्त कर नई चुनौती पैदा कर दी। नई चुनौती पैदा कर दी। इस प्रकार हम देखते हैं कि लोक प्रशासन का तीसरा चरण चुनौतियों तथा आलोचनाओं से भरा हुआ रहा। चुनौतियों तथा आलोचनाओं से भरा हुआ रहा। ठीक है दोस्तों, ये आपका थर्ड चरण कंप्लीट होता है, जिसका शेष भाग हमने देखा था। लेकिन लोक प्रशासन के समक्ष उपस्थित चुनौतियां बढ़ती चली गई। हॉथॉर्न प्रयोगों के पश्चात लोकप्रिय हुई मानव संबंध विचारधारा यानी ह्यूमन रिलेशन आइडियोलॉजी में भी लोक प्रशासन के परंपरागत दृष्टिकोण को ध्वस्त कर नई चुनौती पैदा कर दी। इस प्रकार हम देखते हैं कि लोक प्रशासन का तीसरा चरण चुनौतियों तथा आलोचनाओं से भरा हुआ रहा।